Assalamu alaikum. In the last audio, we discussed about the congenital heart defects. Now we are going to discuss about the valvular disorders. सबसे पहले basic principles आ जाते हैं. We know that heart valves जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं. ठीक है. There is a tricuspid valve which is present between the right atrium and right ventricle. Then there is the bicuspid valve, तो आपको पता है that is between the left atrium and left ventricle. ठीक है. फिर हमारे पास aortic valve होता है और pulmonary valve होता है. अब ये जो होते हैं वॉल्व्स का क्या फ़ायदा होता है, आपको पता है कि ये हार्ट में बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं. ठीक है. और अगर इनमें जो है ऑब्वियसली लेजन्स हो जाएंगी, इन वॉल्व्स में कोई भी लेजन्स हो जाती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, 2 काम हो सकते हैं. या तो वो वाल्व्स जो होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, उनका जो ऑरिफिस होता है, उनकी जो ओपनिंग होती है वो कम हो जाती है, जिसको हम स्टेनोसिस कहते हैं. या दूसरा ये काम हो सकता है कि वो रिगर्गिटेशन हो जाए वहाँ पर. ठीक है, कि वो जो वाल्व्स हैं वो प्रॉपर क्लोज नहीं हो रहे, जिसकी वजह से वो बैक फ्लो नहीं हो रहा प्रॉपर, बैक फ्लो जो है प्रिवेंट नहीं हो रहा प्रॉपर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिगर्गिटेशन हो रही है. ठीक है. तो ये 2 काम हो सकते हैं वैल्वुलर लेजन्स की वजह से, या तो वहाँ पर स्टेनोसिस हो जाएगी या वहाँ पर रिगर्गिटेशन हो जाएगी. नेक्स्ट वी हैव, सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूट रिमेटिक फीवर. तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया है कि हमने देखा था माइक्रोबायोलॉजी में कि वी हैड द स्ट्रेप्टोकोकाई. ठीक है. स्ट्रेप्टोकोकाई जो ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक था, पायोजिनीस इसको हम कहते हैं, स्ट्रेप पायोजिनीस, उसका जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, आपको पता है वो फेरेंजाइटिस करवाता है. ठीक है. गला ख़राब करवाता है, मतलब कि फेरेंक्स की इन्फ्लेमेशन करवाता है वो बैक्टीरिया. अब जब हमारे पास उसने फेरेंजाइटिस करवाया, ठीक है, उसके तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक के बाद क्या होगा, बच्चे को कॉम्प्लिकेशन होगी, सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन. वहाँ से बैक्टीरिया जो हैं उनकी वजह से क्या होता है कि एक्चुअली कि वो जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास एक हमारे पास विरुलेंस फैक्टर होता है, पैथोजेनिक फैक्टर होता है उनका, एम प्रोटीन. ठीक है. अब क्या होता है, हमारे बॉडी टिश्यूज़ जो होते हैं उनके साथ ये एम प्रोटीन मॉलिक्यूलर मिमिक्री कर रही होती है, मोलेकुलर मिमिक्री करी होती है. मतलब ऐसे लगता है जैसे बॉडी टिश्यूज़ और एम प्रोटीन्स एक जैसी लगती हैं हमारी बॉडी को. हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और एम प्रोटीन्स को समझकर वो हमारे बॉडी टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्यूट रूमेटिक फीवर होता है. ठीक है. बॉडी टिश्यूज़ में, ह्यूमन टिश्यूज़ में अब डिफरेंट हमारे पास क्राइटेरियाज होते हैं. इसके आगे में बताए हुए जोन्स क्राइटेरिया होता है, मेजर क्राइटेरिया होता है, माइनर क्राइटेरिया होता है. जोन्स क्राइटेरिया है, मेजर है, माइनर है. इसमें क्या होता है, एक्चुअली डायग्नोसिस हम इसके करते हैं कि पहले से, जो मैंने आपको बताया कि पहले से बच्चे के अंदर जो है वो 2 से 3 हफ्ते पहले बच्चे को हुआ स्ट्रेप थ्रोट. ठीक है. गला उसका ख़राब हुआ, फेरेंजाइटिस हुआ, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ बच्चे को. उसमें जो है ASO का टाइटर ज़्यादा था, एंटी डीएनएज बी टाइटर ज़्यादा थे. एक्चुअली एंटी डीएनएज जो होता है ये उसके अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट बना होता है. तो मतलब उसके अंदर ये बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन हुआ था, हिस्ट्री होगी उसके पास. और दूसरा उसके मेजर एंड माइनर क्राइटेरिया. माइनर क्राइटेरिया क्या होता है कि ऑब्वियसली नॉन स्पेसिफिक होते हैं इसमें, कि उस पेशेंट के अंदर जो है वो फीवर होगा, उसका ESR लेवल ज़्यादा होगा. ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, किसी भी इन्फ्लामेशन के अंदर ये होते हैं. तो माइनर क्राइटेरिया ये होता है. मेजर क्राइटेरिया क्या होता है, जोन्स. ठीक है. इसमें हमारे पास जोन्स में आपने पढ़ा होगा कि हम इसको कैसे लिखते हैं एब्रीवेशन को. J फॉर माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस, मतलब जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे. O फॉर मतलब ये हार्ट को करता है, पैनकार्डाइटिस. N फॉर सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स. E फॉर इरिथमा मार्जिनेटम. S फॉर सिंडरोम कोरिया. ठीक है. सबसे पहले हम देखते हैं जॉइंट्स के अंदर क्या होता है, माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस. ठीक है. इसमें क्या होता है कि जो लार्ज जॉइंट्स होते हैं, रिस्ट, नीज, एंकल्स. ठीक है. रिस्ट, नीज और एंकल्स में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन होती है जॉइंट्स के अंदर, और दिनों के अंदर जो है ये ठीक हो जाता है खुद. ठीक है. एंड माइग्रेट्स टू इन्वॉल्व अनदर लार्ज जॉइंट, मतलब एक जॉइंट, दूसरा जॉइंट, तीसरा जॉइंट, माइग्रेशन होती रहती है. इसलिए हम इसको कहते हैं माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस, मतलब बहुत से जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे, माइग्रेटरी होगा. नेक्स्ट वी हैव द पैनकार्डाइटिस. पैनकार्डाइटिस के नाम से आपको पता चल रहा है कि हमने पढ़ा था ना कि हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं. एक अंदर होती है एंडोकार्डियम, फिर मायोकार्डियम होती है, फिर हमारे पास एपिकार्डियम होती है. अब देखें, जब हमारे पास सारी इन्वॉल्व हो जाएंगी, मतलब कि एंडोकार्डाइटिस भी होगा, मायोकार्डाइटिस भी होगा, पेरिकार्डाइटिस भी होगा.
ठीक है। तो इस सब के अंदर जब सारी लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं तो इसको हम एज अ होल कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है, एंडोकार्डाइटिस में याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास वॉल्व इन्वॉल्व होता है दैट इज़ माइट्रल वॉल्व। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है एओर्टिक वॉल्व, लेकिन सबसे टॉप नंबर पे एंडोकार्डाइटिस में जो वॉल्व इन्वॉल्व होता है, यू नाउ दैट माइट्रल वॉल्व इज़ प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारे पास माइट्रल वॉल्व सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, देन द एओर्टिक वॉल्व। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, माइट्रल वॉल्व में छोटी छोटी वेजिटेशंस बन जाती हैं। ठीक है, वेजिटेशंस क्या होती हैं एक्चुअली, कि बैक्टीरिया ने वहाँ पे अपनी मतलब रहने का घर बनाया होता है, कह सकते हैं हम इसको, कि वेजिटेशंस मतलब वहाँ पे बैक्टीरिया ने अपना घोंसला बनाया हुआ है रहने के लिए, तो उसको कहते हैं कि वेजिटेशंस। तो एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है, माइट्रल वॉल्व के ऊपर छोटी छोटी हमें वेजिटेशंस नज़र आती हैं। ठीक है, और उसकी वजह से रीगर्गिटेशन होती है, बैक फ्लो हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको 8.12 फिगर में नज़र आ रहा है, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि माइट्रल वॉल्व जो है उसके ऊपर देखिए वेजिटेशंस हुई हुई हैं। ठीक है, ये देखें सारे आपको नज़र आ रहे हैं ना छोटे छोटे ये कलर, ये जो नोड्यूल्स है। ठीक है, दीज आर माइट्रल वॉल्व वेजिटेशंस। ठीक है, और ये हमारे पास एक्चुअली होता है एंडोकार्डाइटिस में। मायोकार्डाइटिस में देखें, याद रखना है, मायोकार्डाइटिस में ना आपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद करना होता है। इसके अंदर बॉडीज़ नज़र आती हैं, एशको बॉडीज़। ठीक है, एशको बॉडीज़ नज़र आती हैं। इसमें क्या होता है, एस्कोफ बॉडीज़ जो होती हैं इसमें एक्चुअली ना हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता है रूमेटिक फ़ीवर। एक्यूट रूमेटिक फ़ीवर में क्या होता है, जो मायोकार्डियम होती है ना उसके अंदर क्रोनिक इन्फ्लामेशन के ना छोटे छोटे फोकाई बन जाते हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी अरसे से जब क्रोनिक इन्फ्लामेशन चलती है तो छोटे छोटे फोकस बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जॉइंट सेल्स होते हैं, फिब्रिनॉइड मटीरियल होता है। अब इन्हीं हमारे पास एस्कोफ बॉडीज़ में ना एक हमारे होते हैं एनिश्को सेल्स। एनिश्को सेल्स को इतने खास सेल्स नहीं है, बस इनका नाम ऐसा है, लेकिन वही हमारे जो हिस्टियोसाइट्स होते हैं ना, ठीक है, वो रिएक्टिव हिस्टोसाइट्स जो हमने मैक्रोफेजेस होते हैं उनके जस्ट हमारे पास ना वेवी न्यूक्लियस हो जाते हैं। जैसे वेव्स होती हैं ना, मतलब वेवी मतलब ऐसे ऐसे वेव्स की फॉर्म में छोटे जो वेवी न्यूक्लियस हो जाते हैं स्लेंडर। ठीक है, वो जब उनके न्यूक्लियस ऐसे हो जाते हैं ना तो उनको हम इनिश्को सेल्स कह देते हैं, और कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो कॉज ऑफ डेथ होता है वो मायोकार्डाइटिस होता है। ऑब्वियसली मसल्स हमारे पास इन्वॉल्व होंगे। अब ये देखें बी फिगर में आपको नज़र आ रहा है एस्को बॉडीज़ इन्वॉल्विंग द मायोकार्डियम, और आगे इन्होंने इनिश्को सेल्स दिखाए हुए हैं। अब ये वाला क्या है, हमारे पास पूछा जाए एस्कोफ बॉडीज़ क्या होते हैं रूमेटिक फीवर में, मायोकार्डियम के अंदर क्या होता है, मायोकार्डियम के अंदर मायोकार्डाइटिस की वजह से हमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से फोकाए मिल जाते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन के, जिसमें हमें जो है वो जॉइंट सेल्स मिलते हैं, हमें जो है वहाँ पे फिब्रिनॉइड मटेरियल मिलता है, हमें वहाँ पर एस्कोफ बॉडीज़ के अंदर एनिश्को सेल्स मिलते हैं। एनिश्को सेल्स पूछा जाए क्या है तो वो हमारे पास रिएक्टिव हिस्टोसाइट्स होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस जो होते हैं उनके वो स्लेंडर हो जाते हैं और वेवी हो जाते हैं। जैसे आपको नेक्स्ट फिगर में दिखाया हुआ है, ये वाला हमारे पास एनिश्को बॉडी है, एनिश्को सेल्स हैं, सॉरी एनिश्को सेल्स हैं, एस्कोफ बॉडीज़ हैं। ठीक है, एस्कोफ बॉडीज़ के अंदर इनिश्को सेल्स हैं, और ये इनके न्यूक्लियस देखें कैसे वेवी हुए हुए हैं, स्लैंडर पतले पतले हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये है। उसके बाद पेरिकार्डाइटिस हमने पीछे भी देखा था मायोकार्डियल इन्फाक्शन में, कि जब न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो आ जाते हैं, उस दौरान हमारे पास क्या होता है कि जब सारी हार्ट की वॉल्स इन्फ्लेम हो जाती हैं, उसकी वजह से वो पेरिकार्डियम में भी चला जाता है, और वहाँ पे हमारे पास जो है पेरिकार्डाइटिस करवाता है, फ्रिक्शन रब होती है, चेस्ट पेन होती है। ठीक है, फिर सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हैं। उसके बाद हमारे पास रिदमा मार्जिनाटम है। रिदमा से आपको पता चले कोई रेडिश हमारे पास होगा। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि रैश हो जाती है, नॉन प्यूराइटिक मतलब पस नहीं होती, उसके अंदर एनुलर रैश होती है। रिदमा मतलब उसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो रेडिश होते हैं ना, इस वजह से इसको कहते हैं रिदमेटस बॉर्डर्स होते हैं, तो उसकी वजह से रिदमा इसका नाम है। ठीक है, उसके मार्जिन जो होते हैं वो रेड होते हैं ना, इस वजह से इसका रिदमेटस बॉर्डर्स होते हैं, तो मतलब इस वजह से इसको रिदमेटस मार्जिनाटम कहते हैं, इरिदमा मार्जिनाटम। और ये ट्रंक्स और लिम्स पे हमारे पे नज़र आते हैं। नेक्स्ट आपके पास सिंडहेम कोरिया है। इसमें क्या होता है कि इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स होती हैं रैपिड किस्म की, तो इसको हम कहते हैं सिंडहेम कोरिया। अब वो बता रहे हैं कि जो एक्यूट अटैक होता है रूमेटिक फ़ीवर का वो खुद ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर दोबारा से पेशेंट को जो है वही हमारे पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है ग्रुप मतलब पायोजेनिस का, तो उसकी वजह से रिपीटेड एक्सपोजर की वजह से एक्यूट फेज़ दोबारा आ जाती है और क्रोनिक में जा सकती है। ठीक है, उसके बाद मतलब एक्यूट रूमेटिक फ़ीवर में एज अ होल पता होना चाहिए कि क्यों होता है, कॉज क्या होता है इसका, डायग्नोसिस इसकी किस बेस पे होती है,
मेजर क्राइटेरिया, माइनर क्राइटेरिया, जॉन्स क्राइटेरिया। जॉन्स क्राइटेरिया में आपने सारे एक्सप्लेन कर देने होते हैं जो भी इससे बनते हैं। फिर आपके क्रोनिक रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि जब क्रोनिकली रूमेटिक हार्ट, मतलब कि आप खुद सोचें कि काफ़ी अरसे से आपके पास जो है वो ये सारी कंडीशंस आ रही हैं, जोन्स में हमने जो सारी पढ़ी हैं, काफ़ी अरसे से हमारे हार्ट इन्वॉल्व होता जा रहा है, पेनकार्डाइटिस हो गया हुआ है बहुत देर से। तो अब जो वॉल्स होंगे वो पहले जो वेजिटेशंस बनी हुई थी अब उनकी स्कारिंग हो जाएगी, ठीक है, स्कारिंग हो जाएगी वॉल्स की, ठीक है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ रूमेटिक फीवर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास स्टेनोसिस हो जाती है वॉल्स। अब जब वॉल्स की स्टेनोसिस हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होता है, ऐसे लगता है जैसे ना फ़िश माउथ अपीयरेंस है, जैसे मछली का मुंह होता है ना, वैसे नज़र आते हैं वॉल्स। जैसे आपको ये अगले फिगर में नज़र आ, इसमें देखें कि जैसे मछली का मुंह होता है ना, वैसे जो है ना ये फ्यूजन की वजह से हमारे पास, सॉरी, ये जो क्रोनिक में आ जाता है कि जो है फ़िश माउथ अपीयरेंस आता है स्टेनोसिस की वजह से, ठीक है। और ये ज़्यादातर मैंने आपको पहले भी बताया कि माइट्रल वॉल्व इन्वॉल्व होता है और उसकी वजह से जो कार्डियक टेंडिना होते हैं उसकी भी थिकनिंग हो जाती है, ठीक है। और ओकेजनली कभी कभार एओर्टिक वॉल्व भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। एओर्टिक वॉल्व अगर इन्वॉल्व होता है तो हमारे पास फ्यूजन ऑफ कमिश्योर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि उसके जो कमिश्योर्स होते हैं फ्यूज़ कर जाते हैं। दूसरे वॉल्व इतने इन्वॉल्व नहीं होते, याद रखना। टॉप पे हमारे पास आ जाएगा माइट्रल वॉल्व और सेकंड नंबर पे आ जाएगा एओर्टिक वॉल्व। कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या हो सकती हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे काफ़ी अरसे से जो है वो हमारे पास वेजिटेशंस भी बनी हुई हैं, ठीक है, और वहाँ पे वो डिज़ीज़ स्टेट हुई हुई है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस हो जाता है, ठीक है। मतलब कि अब जो है एंडोकार्डाइटिस हो जाएगा, सारा जो एंडोकार्डियम होगी उसकी इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एओर्टिक स्टेनोसिस है, बहुत ही आसान है कि इसमें क्या होता है, एओर्टिक वॉल जो होते हैं स्टेनोज हो जाता है, मतलब नैरो हो जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास होता है, क्यों होता है नैरो, क्योंकि फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन होती है। जहाँ पे भी फाइब्रोसिस होती है ऑब्वियसली नाउ दैट कि वहाँ पे फाइब्रोसिस की वजह से स्टेनोसिस हो जाती है, ठीक है, वियर एंड टियर की वजह से। अब ये हमारे पास लेट अडल्टहुड में पता चलता है कि पेशेंट के अंदर है, ठीक है। अगर तो बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व है ना, मतलब कि नॉर्मली हमारे पास जो है 3 कस्प्स होते हैं ना एओर्टा के, अगर बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व है तो उसकी वजह से चूँकि हमारे पास एओर्टिक वॉल्व जो होते हैं उनके कस्प कम हो जाते हैं, नॉर्मली नहीं होते, तो उसकी वजह से वियर एंड टियर जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है हर मतलब अब जो है पहले जो डिवाइडेड था काम, ठीक है, क्लोयर का ओपनिंग का डिवाइडेड काम था, तीनों कस्प पे तीनों कस्प मिल के काम कर रहे थे। अब वो हमारे पे बाइकस्पिड है, तो अब वो 2 कस्प जो होंगे वो मिल के उतना काम नहीं कर पाएंगे जितने वो 3 कर रहे थे, ठीक है। तो उसकी वजह से नॉर्मल से ज़्यादा वियर एंड टियर होगा और उसकी वजह से एओर्टिक स्टेनोसिस हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद बता रहे हैं कि क्रोनिक रूमेटिक वॉल्व डिजीज़ जो हमने पीछे देखी है उसकी वजह से भी एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकती है। जैसे हमने पढ़ा था कि माइट्रल स्टेनोसिस हो जाती है और इसके अलावा एओर्टिक वॉल्व कमिश्योर्स फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है। तो जो है इस तरह से, ठीक है। फिर उन्होंने बताया हुआ है कि इसमें हमारे पास जो प्रोलॉन्ग्ड ऐसी स्टेज आती है तो उसकी वजह से क्रिसेंडो ड्रेसेंडो जो है मर्मर जो है हमें सुनाई देता है। देखिए नॉर्मली जो है जब हमारे कस्प्स क्लोज होते हैं तो उनकी एक साउंड आती है, ठीक है। लेकिन अब एओर्टिक स्टेनोसिस है ना, तो उसकी वजह से वो जो साउंड आती है ना एओर्टा की क्लोजर वॉल्स की वजह से, उसके बाद एक और हमारे पास मर्मर साउंड आएगी, उसको हम कहते हैं क्रिसेंडो ड्रेसेंडो मर्मर, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या हो सकती हैं, ऑब्वियसली एओर्टा जो है उसकी वॉल्व स्टेनोज्ड है, नैरोड है, तो पीछे हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो अब जब वो प्रॉपर्ली वो ब्लड बाहर नहीं निकलेगा बॉडी में तो ऑब्वियसली पीछे हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी जिसकी वजह से कार्डिक फेलियर हो जाएगा। फिर हमारे पास एंजाइना एंड सिंकपी हो सकती है कि विद एक्सरसाइज, जैसे पेशेंट जो है वो एक्सरसाइज करता है तो उसकी वजह से जो हमारे पास ऑब्वियसली पहले से ही ब्लड जो है वो बाहर नहीं निकल रहा हार्ट से, ठीक है, एओर्टा से, एओर्टा ही बंद है, तो एओर्टा से जो बॉडी को ब्लड सप्लाई जाना था वो नहीं जाएगा। अब हमारे पास मायोकार्डियम को भी ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से एंजाइना हो सकता है और अगर ब्रेन इन्वॉल्व होगा तो सिंकपी हो जाएगी। इसके अलावा वो बता रहे हैं कि देखिए जब वॉल जो है वो कैल्सिफाइड हो जाता है ना, तो वहाँ पे जब ब्लड फ्लो हो रहा होता है तो वो आरबीसी जो है वो टकराते हैं, ठीक है, रास्ते में। देखें अब जैसे पानी का एक नॉर्मल फ़्लो होता है, लेकिन अगर दरम्यान में पत्थर रखे हों तो वो पानी जो है वो नॉर्मली फ़्लो नहीं करेगा, वो उनके साथ टकरा के गुजरेगा। तो इसी तरह जब ब्लड फ़्लो वहाँ पे हो रहा था नॉर्मली, लेकिन अब वहाँ पे जो वॉल्स हैं उनकी कैल्सिफिकेशन और फाइब्रोसिस होगी हुई है, तो अब ऑब्वियसली क्या होगा कि वो जो नॉर्मल ब्लड फ़्लो था उसमें जो आरबीसीज़ होंगे वो वहाँ पे टकरा के गुजरेंगे, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा कि वो टूटना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। शिस्टोसाइड जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे, आरबीसीज़ डैमेज होंगे विच प्रोड्यूसेस द माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया, ठीक है, पेशेंट को अनीमिया हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम वॉल्व रिप्लेस कर देते हैं।
ये अभी तक हमने एओर्टिक स्टेनोसिस तक देखा है, बीच हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रोमैटिक वाला था वो देखा था। अब नेक्स्ट में हम ना एओर्टिक रिगर्जिटेशन से स्टार्ट करते हैं।